हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वैसे ही आज की क्लास में होने वाला है बहुत अच्छा टॉपिक जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ से दो क्वेश्चन तो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता ही रहता है सेल से, जिसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग, प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दो आपके बनते ही है, 2 से 3। तो हेडिंग डालेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इस प्रोटोप्लाज्म में फर्स्टली हम जानेंगे कि किसने पहली बार प्रोटोप्लाज्म को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, कोर्टाई था। फिर टर्म दे दे कि टर्म किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म में टर्म किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था। फिर आपके पुरकिंजे के बाद से कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था किसको, प्रोटोप्लाज्म को। तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उसी प्रकार पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड नाम किसने दिया, तो आपके डुजरडीन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था, सार्कोड किसको बोला था, प्रोटोप्लाज्म को बोले थे। तो इतना हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्टली ऑब्जर्व बाई कोर्टाई के द्वारा। फिर उसके टर्म किसने दिए थे, पुरकिंजे ने। फिर उसके बाद से टर्म देने के बाद से आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था, हक्सले ने। फिर सार्कोड नाम प्रोटोप्लाज्म को किसने दिया था, डुजरडीन ने। तो जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है वो आपके एग्जाम में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में बोल देगा कि किसने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल यानी भौतिक आधार बोले थे। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाई कोर्टाई। दूसरा लिखेंगे कि टर्म किसने दिया था, कौन सा टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाई पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। यानी टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने। अगला लिखेंगे इसमें जो डुजरडीन नामक वैज्ञानिक थे, डुजरडीन ने gave the term सार्कोड फॉर द, किसके लिए कहा था, फॉर द प्रोटोप्लाज्म। लास्ट जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखेंगे हक्सले ने क्या किया था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को भौतिक आधार माना था। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, प्रोटोप्लाज्म को हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अगर इसका पीएच पूछ दे कि प्रोटोप्लाज्म का पीएच कितना होता है, तो 6.8 होता है, लिख लीजिएगा pH 6.8, जो कि स्लाइटली क्या होता है, हल्का एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो
उस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सेलुलर यानी कोशिका में जो गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो मोस्ट एरिया होते हैं यानी जो सेलुलर एक्टिविटी होंगे किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म जो है, अगर इसकी गतिविधि देखा जाए तो इसका मेन काम क्या है, मोस्ट एरिया जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर। अब इसमें अगला लिखेंगे मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल क्या है, उसका नाम क्या है, अगर बाय द एग्जाम में आ जाएगा तो उसका नेम लिख लेंगे ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑक्सीजन। अगर इसका सीक्वेंस देखेंगे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो इसको भी लिख लीजिए, वाटर जो है, वाटर के बाद आपका सबसे ज्यादा कितना परसेंट पाया जाता है, 75 से 78%। फिर आपका वाटर के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, प्रोटीन आपका 10 से लेके 15%, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस। इसको लिख लेंगे 5%, इसको लिख लेंगे 3, इसको 2 और आयंस जो होता है 1%। उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेजर कंपोजिशन ऑफ, यानी क्या उसके संगठन है अधिक मात्रा में, मेजर कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हेडिंग डालेंगे मेजर कंपोजिशन ऑफ, मेजर कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें आप लिख लेंगे वाटर प्लस प्रोटीन, जो कि कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, कौन से नेचर के होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद से पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो प्रोटोप्लाज्म का नेचर है, नेचर को विभिन्न प्रकार से बताया था, कि किसी ने बताया था कोलाइडल नेचर का होता है, किसी ने बताया फाइब्रिलर नेचर का होता है, किसी ने रेटिकुलेट, किसी ने एल्वियोलर, किसी ने ग्रेनुलर, किसी ने क्रिस्टलो कोलाइडल थियरी करके, यानी थियरी। अब इसके आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग थियरी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो प्रोटोप्लाज्म की जो थियरी थी उसके नेचर कौन कौन से थे और कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस नेचर का क्या क्या बोला था, लिखेंगे हम लोग। इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला हेडिंग डालेंगे डालेंगे थियरीज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ, थियरीज ऑफ फिजिकल
फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। थ्योरीज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें यानी सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए थे। पहला लिखेंगे कोलाइडल थ्योरी, पहला कोलाइडल थ्योरी। दूसरा इसमें लिखेंगे फिब्रिलर थ्योरी। तीसरा लिखेंगे रेटिकुलेट, चौथा लिखेंगे एल्वियोलर, पांचवा लिखेंगे ग्रेनुलर, और जो लास्ट था, अभी लास्ट जो लिखने वाले क्रिस्टेलो, क्रिस्टेलो कोलाइडल थियरी। ये जो था मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी थी, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी थी। अब देखेंगे सभी को अलग अलग वैज्ञानिक ने फिजिकल नेचर यानी प्रोटोप्लाज्म की प्रकृति को अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम दिए थे। जो कोलाइडल थियरी थी उसको एक वैज्ञानिक थे विल्सन नामक, कौन नामक? विल्सन नामक। जो फिब्रिलर है उसको जो दिए थे फ्लेमिंग ने बोले थे, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। जो रेटिकुलर और एल्वियोलर है, एल्वियोलर को बुशली नामक वैज्ञानिक ने, और जो रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट को हेस्टिंग नामक वैज्ञानिक ने कहा था प्रोटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। ग्रेनुलर जो थे अल्टमन ने बोला था, यानी दानेदार, अल्टमन ने। और जो कि लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिस्टेलो कोलाइडल थियरी, जो कि दिए थे किसने? आपके मोस्ट एक्सेप्टेड था, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, मोस्ट एक्सेप्टेड था, जो कि दिया गया था बाई कोलिकर के द्वारा। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। कोलिकर के द्वारा दिया गया था। अब अगला पढ़ेंगे जो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं, गोली बॉडी, ये सब कौन से भाग में आ जाएंगे? आपके साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आ जाएंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंतर्गत जो न्यूक्लिक एसिड का जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी वन जेनेरेशन टू अनदर जेनेरेशन, उसमें किस में आ जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड करेंगे। इसको इरेज करते हैं। Protoplasm divided into two parts. Protoplasm divided into two parts. पहला लिखेंगे साइटोप्लाज्म, दूसरा लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे कितने भागों में? दो। अगर कोई क्या है, अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल में एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। ये बाकी सब क्या हो गया? आपके
सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ये वाला भाग साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये वाला भाग न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। अगला देखेंगे जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक, प्रोटोप्लाज्म का यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें साइटोप्लाज्म में जो पाया जाता है, इसका रोटेशन कैसा होता है? रोटेशन भी दो प्रकार का होता है। एक आपका रोटेशन जो होता है साइक्लिक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा रोटेशनल होता है। हेडिंग डालेंगे मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दो प्रकार से होता है, साइक्लोसिस दूसरा जो होता है रोटेशन होता है। रोटेशन भी दो प्रकार से होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। या इसी को लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये था प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक आपका छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।